एक गरीब लड़का जिसे उसकी अपनी बिलियनियर फैमिली ने बचपन से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब किस्मत ने उसे एक डेंजरस आइडिया दिया तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी इनहेरिटेंस वापस लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही फैमिली के हर मेंबर को रास्ते से हटाना पड़े। आज की इस मूवी में आप देखेंगे एक ऐसा माइंड गेम जहां पर मर्डर एक्सीडेंट लगता है, हर स्माइल के पीछे बिट्रेयल छुपा है और हर स्टेप बैकेट को ले जा रहा है मनी, पावर और डिस्ट्रक्शन की तरफ। लेकिन स्टोरी में असल ट्विस्ट तब आता है जब उसे एहसास होता है कि दौलत तो मिल सकती है मगर सुकून शायद कभी नहीं। तो आखिर तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में जो बिट्रेयल होने वाला है वो पूरी कहानी को एक सेकंड में उलट कर रख देगा। और ट्रस्ट में आखिरी चंद मिनट आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। ये है हाउ टू मेक अ किलिंग और आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। जेल के अंधेरे कमरे में एक लड़का बिल्कुल सुकून से बैठा था, जैसे उसे अपनी मौत का जरा भी डर ना हो। चंद घंटों बाद उसे फांसी होने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना घबराहट थी ना पछतावा। तभी एक प्रीस्ट उससे मिलने आता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि मौत से पहले इंसान टूट जाता है, मगर ये लड़का ऐसे बैठा था जैसे किसी सफर पर जाने वाला हो। प्रीस्ट उससे पूछता है, तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? लड़का हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर सच जानना है तो मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरे पास सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन आखिरी घंटों में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत है, धोखा है, पैसा है और एक ऐसा राज जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, उस वक्त जब बैकेट पैदा भी नहीं हुआ था। बैकेट की माँ मैरी एक बहुत अमीर खानदान से थी, रेड फेलो फैमिली, जिनके पास करोड़ों डॉलर की दौलत थी। बड़े बड़े बंगले, नौकर, शाहाना पार्टीज, उनके लिए ये सब आम बात थी। लेकिन मैरी बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसे पैसे से ज्यादा इंसानों की अहमियत समझ आती थी। जब वो 18 साल की हुई, एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक सादा से लड़के से हुई जो एक बैंड में म्यूजिक बजाता था। ना वो अमीर था, ना उसके पास कोई बड़ा नाम था, लेकिन मैरी को उसमें सच्चाई नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आने लगे और फिर एक दिन मैरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर उसकी दुनिया हिल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा अपने डैड के पास गई और सब सच बता दिया। लेकिन उसके डैड का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी शाही फैमिली का नाम किसी आम इंसान के साथ जुड़े। उन्होंने मैरी को 2 रास्ते दिए, या तो इस बच्चे को खत्म कर दो या फिर ये घर छोड़ दो। सोचिए, एक तरफ अरबों की जिंदगी, दूसरी तरफ एक पैदा होने वाला बच्चा। लेकिन मैरी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने दौलत छोड़ दी, अपनी फैमिली छोड़ दी, अपनी रॉयल जिंदगी छोड़ दी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और यही वो फैसला था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। मैरी ने उस लड़के से शादी कर ली और दोनों न्यू जर्सी के एक छोटे से इलाके में रहने लगे। वहां ना कोई बड़ी फैसिलिटीज थी, ना नौकर, ना लग्जरी लाइफ, बस एक छोटा सा घर और आम लोगों जैसी जिंदगी। लेकिन मैरी खुश थी, क्योंकि पहली बार वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी। फिर वो दिन आया जब बैकेट पैदा हुआ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। बैकेट के डैड अपने बेटे की बर्थ की खुशी संभाल ही ना पाए और उसी हॉस्पिटल में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ ही लम्हों में उनकी मौत हो गई। एक पल में मैरी की पूरी दुनिया टूट गई। अब वो अकेली थी, एक छोटे बच्चे के साथ। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी अमीर फैमिली के पास वापस जाने से इनकार कर दिया और एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब करने लगी। पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को वो जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी जो कभी उसने खुद जी थी। उसने बैकेट को उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाया जहाँ रेड फेलो फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। उसे पियानो सिखाया, अच्छे कपड़े पहनाए और बचपन से ही उसे ऐसे तैयार किया जैसे वो किसी रॉयल फैमिली का पार्ट हो, क्योंकि मैरी जानती थी एक दिन बैकेट को उसी दुनिया में वापस जाना होगा जहां से वो खुद निकल कर आई थी। स्कूल में बैकेट की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जूलिया, खूबसूरत, अमीर और पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। बैकेट उसे पसंद करने लगता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जूलिया को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि बाहर से भले बैकेट अमीर लगता था, लेकिन जब उसने सच बताया कि वो न्यू जर्सी के एक छोटे से एरिया में रहता है, तब जूलिया उससे दूर होने लगी। उसके लिए स्टेटस सब कुछ था, लेकिन बैकेट हार नहीं मानता। वो उससे कहता है, एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि सब मुझे पहचानेंगे। फिर वो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता देता है कि वो रेड फेलो फैमिली का हिस्सा है और एक दिन उनकी सारी दौलत उसी की होगी। कुछ लम्हों के लिए जूलिया उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। वो उसके करीब भी आती है, लेकिन जल्द ही उसे लगता है कि बैकेट सिर्फ कहानियां बना रहा है
और फिर वो उसका मजाक उड़ाकर उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। लेकिन जूलिया ये नहीं जानती थी कि जिस लड़के को वो गरीब समझकर छोड़ रही है वही आगे चलकर ऐसे रास्ते जाने वाला है जहाँ से वापसी नामुमकिन होगी। बैकेट की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा इम्तिहान आने वाला था और इस बार किस्मत उससे उसकी आखिरी खुशी भी छीनने वाली थी। एक दिन जब वो घर वापस आया तो उसने अपनी माँ को इंतहाई कमजोर हालत में देखा। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी और फिर सच सामने आया। मैरी को कैंसर हो चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जा रही थी। बैकेट की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। उसे उम्मीद थी कि शायद अब अपनी बेटी की यह हालत देखकर रेडफेलो फैमिली वापस आ जाएगी। शायद वो मदद करें, शायद वो माफी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने एक फोन तक नहीं किया, जैसे मैरी कभी उस फैमिली का हिस्सा थी ही नहीं। मरने से पहले मैरी ने बैकेट का हाथ स्ट्रांगली पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी माँ वाली ताकत मौजूद थी। वो कहती है, मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाई जिसके तुम हकदार थे, लेकिन मुझसे वादा करो, एक दिन तुम वो जिंदगी जरूर हासिल करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा हक है। और ये वर्ड्स कहने के बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। बैकेट अंदर से मुकम्मल टूट जाता है, लेकिन अभी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था। मैरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे उसकी फैमिली के प्राइवेट ग्रेवयार्ड में दफन किया जाए, अपने लोगों के दरमियान। मगर रेडफेलो फैमिली ने ये बात भी मानने से इनकार कर दिया। मजबूरन बैकेट को अपनी माँ को एक आम कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। सोचिए, जिस औरत ने अरबों की दौलत छोड़ दी, उसी औरत को उसकी अपनी फैमिली ने मरने के बाद भी कबूल नहीं किया। ये चीज़ बैकेट के दिल में जहर बनकर बैठ गई। उसके बाद उसने एक बार फिर रेडफेलो फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसे सिर्फ एक खत मिला जिस पर लिखा था, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। और बस उसी दिन बैकेट की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद उसे फॉस्टर केयर में रहना पड़ा। उसका स्कूल, उसकी पुरानी लाइफ, उसके ख्वाब सब उससे छिन गए। वक्त गुजरता गया और बैकेट बड़ा हो गया। उसने आर्म से एजुकेशन ली और फिर एक नॉर्मल सेल्समैन बन गया। अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक मिडिल क्लास इंसान जैसी थी, जहां हर दिन सिर्फ गुजारने के लिए जिया जाता है। वो अपनी किस्मत से समझौता करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसकी ज़िंदगी में दोबारा जूलिया वापस आ गई। बैकेट का दिल एक बार फिर धड़कने लगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जूलिया की शादी हो चुकी थी। फिर भी बैकेट ने हिम्मत की, उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने एक बार फिर उसे रिजेक्ट कर दिया और जाते जाते उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, जब तुम्हारी फैमिली के सब लोग मर जाएंगे ना, तब मुझे कॉल करना। जूलिया के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन बैकेट के दिमाग में ये वर्ड्स किसी खतरनाक आइडिया की तरह बैठ गए। वो अचानक सोच में पड़ गया, अगर वाकई रेडफेलो फैमिली के सब लोग मर जाएं, तो ये ख्याल पहले उसके दिमाग में क्यों नहीं आया था? अगर फैमिली के सारे हेयर खत्म हो जाएं, तो पूरी प्रॉपर्टी खुद ब खुद उसके नाम आ सकती थी। और यही वो लम्हा था जहां एक टूटा हुआ इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे रास्ते पर चलना शुरू करता है। घर पहुंचते ही बैकेट अपना फैमिली ट्री निकालता है और एक एक नाम गौर से देखने लगता है। टोटल 7 लोग थे, सिर्फ 7। अगर ये सातों मर जाएं, तो अरबों की दौलत उसकी हो सकती थी। और फिर वो अपना पहला टारगेट चुनता है, टाइलर, रेडफेलो फैमिली का एक अमीर ब्रोकर जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की चमकती दुनिया में रहता था। बैकेट उसकी एक बड़ी पार्टी में जाता है, जहां टाइलर हेलीकॉप्टर से एंट्री लेता है, ऊपर से पैसे उड़ाता हुआ, जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। पार्टी चलती रहती है, लेकिन बैकेट खामोशी से सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसे पता चलता है कि टाइलर अपने यार्ड पर अकेला एंजॉय कर रहा है और यार्ड पार्टी से काफी दूर जा चुकी है। यही बेस्ट मौका था। बैकेट फौरन एक वाटर स्कूटर लेता है और चुपके से टाइलर के यार्ड तक पहुंच जाता है। वो यार्ड का एंकर पानी में फेंकता है और उसकी रस्सी खामोशी से टाइलर के पाँव में फंसा देता है। फिर फौरन वहां से निकल जाता है। चंद सेकंड्स बाद जैसे ही यार्ड आगे बढ़ती है, एंकर पर जोर पड़ता है और टाइलर सीधा पानी में घसीट लिया जाता है। वो खुद को बचा भी नहीं पाता और वहीं मर जाता है। सब लोगों को यही लगता है कि ये एक एक्सीडेंट था। किसी को जरा सा भी शक नहीं होता कि ये कत्ल था। और सबसे खतरनाक बात, बैकेट आराम से वापस पार्टी में आ चुका था। उसके अंदर अजीब सी फीलिंग थी। वो सोच रहा था कि मर्डर करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये तो हैरान कुन हद तक आसान था। वो डरा हुआ भी था और हैरान भी। फिर भी वो टाइलर के फ्यूनरल में भी जाता है, ऐसे जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वहां उसकी मीटिंग टाइलर के डैड से होती है। बैकेट खुद को एक शरीफ मासूम इंसान की तरह जाहिर करता है और फिर पहली बार सच बताता है कि वो मैरी का बेटा है। ये सुनकर टाइलर के डैड शॉक हो जाते हैं और फिर अचानक उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो बैकेट से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास था कि मैरी के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। वो कहते हैं, मैरी बहुत ब्रेव थी, हम गलत थे, हम उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन अब मैं अपना गिल्ट खत्म करना चाहता हूँ। फिर वो बैकेट को अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करते हैं।
अपने मरे हुए बेटे की जगह फाइनेंसर की जॉब। हाउएवर बेकेट को इस काम के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने फौरन हाँ कर दी। रेड फेलो फैमिली में जगह ना सही, कम से कम रेड फेलो की दुनिया में एंटर होने का दरवाजा तो खुल चुका था। यहाँ आकर उसने नए लोग देखे, नई सोच सीखी और पहली बार उस दुनिया को करीब से समझा जिसका ख्वाब उसकी माँ ने हमेशा देखा था। वक्त गुजरता गया और बेकेट की लाइफ अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। फिर एक रात उसे दोबारा जूलिया का फोन आता है। वो कहती है, तुम मुझे दोबारा कॉफी पर पूछ सकते हो। बेकेट फौरन मान जाता है, लेकिन जब वो उसे इनवाइट करता है तो जूलिया एक बार फिर उसे रिजेक्ट कर देती है। अब बेकेट को समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया आखिर चाहती क्या है, लेकिन एक चीज वो अच्छी तरह जानता था, उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उसे वो मकाम वापस हासिल करना था जिसका वादा उसने अपनी माँ से किया था, और उस वादे को पूरा करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब बेकेट पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके रास्ते में जो भी रेड फेलो फैमिली का मेंबर आता, वो सिर्फ एक ऑब्स्टेकल था, और उसका अगला टारगेट था नोवा। नोवा बाकी फैमिली मेंबर्स जैसा नहीं था। वो एक आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था, गाने गाता था और दुनिया की चमक दमक से ज्यादा अपने शौक में जीता था। बेकेट एक दिन उसके आर्ट शो में उसका बड़ा फैन बनकर पहुंचता है और नोवा की पेंटिंग्स की इतनी तारीफ करता है कि नोवा फौरन उससे इम्प्रेस हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान क्लोजनेस बढ़ने लगती है और फिर मौका देखकर बेकेट उसे सच बताता है कि वो उसका कजन है। ये सुनकर नोवा खुश हो जाता है, क्योंकि बाकी रेड फेलो फैमिली के ऑपोजिट नोवा में अभी भी इंसानियत बाकी थी। शो खत्म होने के बाद वो बेकेट को अपने घर भी ले जाता है। वही बेकेट की मुलाकात होती है रूथ से। रूथ नोवा की दोस्त थी, लेकिन उसकी सोच बाकी अमीर लोगों जैसी नहीं थी। उसे दौलत, स्टेटस या दिखावे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और यही चीज बेकेट को अपनी माँ मैरी की याद दिलाती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद दुनिया में अभी भी कुछ सच्चे लोग बाकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेकेट और रूथ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ बेकेट अपना असल मिशन नहीं भूला था। वो आज पूरा प्लान बनाकर आया था। जाने से पहले वो बाथरूम का बहाना करता है और चुपके से नोवा की वर्कशॉप में एंटर हो जाता है। वहाँ फोटोग्राफिक केमिकल्स रखे हुए थे। बेकेट उन केमिकल्स में कुछ और डेंजरस केमिकल्स मिक्स कर देता है, ऐसे केमिकल्स जिनमें लाइट जलते ही स्पार्क पैदा होता और फिर सब कुछ ब्लास्ट हो जाता। और सबसे खतरनाक बात, ये सब एक एक्सीडेंट लगने वाला था। किसी को कभी शक भी नहीं होना था कि ये मर्डर था। अपना प्लान कंप्लीट करने के बाद बेकेट जानबूझकर अपनी जैकेट वहीं छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो जानता था रूथ उस जैकेट को वापस देने जरूर आएगी। और ऐसा ही होता है। यहीं से दोनों की दोस्ती मजीद बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ नोवा जैसे ही अपनी वर्कशॉप का बल्ब ऑन करता है, एक छोटा सा स्पार्क होता है और अगले ही सेकंड पूरा कमरा धमाके से हिल जाता है। एक बड़ा केमिकल एक्सप्लोजन होता है और नोवा वहीं मर जाता है। एक और कत्ल जो दुनिया को सिर्फ एक्सीडेंट लगा। अब बेकेट पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था। वो आराम से नोवा के फ्यूनरल में जाता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन इस बार कहानी में डेंजर बढ़ने वाला था, क्योंकि फ्यूनरल के दौरान 2 FBI एजेंट्स उसे रोक लेते हैं। वो बेकेट से सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा इस फैमिली से कोई ताल्लुक है? एक लम्हे के लिए माहौल टेंस हो जाता है, लेकिन बेकेट बगैर घबराए झूठ बोल देता है। वो कहता है नोवा सिर्फ मेरा दोस्त था। और हैरत की बात, एजेंट्स उसकी बात मान लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है और अब बेकेट सिर्फ मर्डर्स में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी कामयाब होने लगा था। वो अपने ऑफिस का काम बहुत जल्द सीख लेता है। चंद ही महीनों में उसके अपने क्लाइंट्स बन जाते हैं। वॉरेन यानी उसका अंकल उससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसे पूरा ऑफिस दे देता है। अब बेकेट की लाइफ पहले से कहीं ज्यादा लेविश हो चुकी थी। वो फाइनली उस दुनिया के करीब पहुंच रहा था जिसका ख्वाब उसने और उसकी माँ ने देखा था। लेकिन फिर एक दिन दोबारा जूलिया उसकी जिंदगी में आ जाती है, और इस बार भी वो बगैर मतलब के नहीं आई थी। असल में जूलिया के हस्बैंड को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था और वो बेकेट से लोन मांगने आई थी। सोचिए, जिस लड़की ने कभी उसे इंसल्ट किया था, आज वही उसके सामने मदद मांग रही थी। लेकिन बेकेट साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जूलिया ने उसे जिंदगी में कई बार हर्ट किया था। ये सुनकर जूलिया का चेहरा बदल जाता है और जाते जाते वो बेकेट को एक डेंजरस वार्निंग देती है। सोच लो, तुम्हें मुझे लोन देना है या फिर पुलिस को जवाब देना है। बेकेट फौरन समझ जाता है कि जूलिया सब कुछ जान चुकी है। उसे अंदाजा हो गया था कि रेड फेलो फैमिली के मेंबर्स एक एक करके क्यों मर रहे हैं। बेकेट उस वक्त खामोश रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना अगला प्लान तैयार कर चुका था। अब उसका अगला टारगेट था स्टीफन। वो एक पास्टर था, लेकिन हकीकत में रिलीजन को बिजनेस बना चुका था। लोगों से स्पिरिचुअलिटी के नाम पर पैसे लेता और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे थे।
यानी उसके दुश्मन बहुत थे और यही चीज़ बैकेट के लिए परफेक्ट कवर बन सकती थी। अपने प्लान के अकॉर्डिंग बैकेट पहले अपने असिस्टेंट को अपना सूट पहनाकर हॉट डॉग लेने भेज देता है ताकि सीसीटीवी फुटेज में लोग कंफ्यूज हो जाएं। फिर वो खुद एक रिपोर्टर बनकर स्टीफन के ऑफिस पहुंचता है इंटरव्यू के बहाने, और मौका मिलते ही वो स्टीफन के सप्लीमेंट में कुछ डेंजरस चीज़ मिला देता है। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अचानक सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। स्टीफन अचानक एक तलवार उठाता है और बैकेट के गले पर रख देता है। वो गुस्से में पूछता है, सच बताओ, तुम कौन हो? जिस रिपोर्टर का नाम लेकर तुम यहाँ आए हो वो तो सालों पहले मर चुका है। इस बार पहली दफा बैकेट वाकई डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर वो फौरन एक नया झूठ बोलता है। वो कहता है, असल में मैं आपका कज़न हूँ, बस आपके करीब आने के लिए झूठ बोला। ये सुनकर स्टीफन इमोशनल हो जाता है। वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे लगा कोई रिपोर्टर उसे एक्सपोज करने आया है। इसी दौरान वो वही पॉइजन ड्रिंक पी लेता है और कुछ ही लम्हों बाद उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। और क्योंकि ये सब एक चर्च के अंदर हुआ था, इसलिए चर्च वालों ने स्कैंडल से बचने के लिए पूरे केस को नेचुरल डेथ बता दिया। एक बार फिर बैकेट बच निकलता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोहरी जिंदगी अब और डेंजरस होती जा रही थी। एक तरफ वो मुसलसल मर्डर्स कर रहा था और दूसरी तरफ वो रूथ के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा था। दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और फिर फाइनली वो शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। यहाँ तक कि आज रात बैकेट ने रूथ को डिनर पर अपने घर इनवाइट भी किया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी फेक दुनिया अब ज्यादा देर तक छुपने वाली नहीं। लेकिन जैसे ही बैकेट उस रात अपने घर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंदर पहले से ही जूलिया बैठी हुई थी। वो अजीब अजीब बातें कर रही थी, जैसे जानबूझकर बैकेट को अनकंफर्टेबल बना रही हो। और तभी अचानक डोरबेल बजती है। बैकेट फौरन समझ जाता है रूथ आ चुकी है। अगर रूथ ने जूलिया को यहाँ देख लिया तो सब कुछ खराब हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से जूलिया को बैक डोर से बाहर निकालता है और फिर रूथ को घर के अंदर लाने के बजाय सीधा दूसरे रेस्टोरेंट ले जाता है। इस बार भी वो अपनी सच्चाई छुपाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अगला मर्डर प्लान तैयार था। अब उसका नेक्स्ट टारगेट थी कासेंड्रा। वो अपेरेंटली एक बहुत अच्छी औरत थी। उसने 11 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था, कई चैरिटीज चलाती थी और दुनिया के सामने एक फरिश्ता लगती थी, लेकिन एक्चुअल में वो खुद एक इंतहाई लेविश लाइफ गुजार रही थी। और अब क्योंकि रेड फेलो फैमिली के कई लोग मर चुके थे, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। घर के इर्द गिर्द लेजर सिस्टम्स, हाई सिक्योरिटी, प्रोटेक्टेड ऑफिस, सब कुछ। लेकिन एक चीज वो भूल गई, हर हफ्ते वो एक खास स्पा ट्रीटमेंट लेने जाती थी जहाँ सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी, और बैकेट ने उसकी यही कमजोरी पकड़ ली। एक दिन वो स्पा एम्प्लॉय बनकर अंदर जाता है और कासेंड्रा को फ्री टीथ व्हाइटनिंग ऑफर करता है। कासेंड्रा बगैर सोचे वो डिवाइस अपने मुंह में लगा लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस डिवाइस में पॉइजन मौजूद था। चंद ही लम्हों में कासेंड्रा की मौत हो जाती है और पुलिस भी इसे मर्डर साबित नहीं कर पाती, क्योंकि सब एविडेंस यही शो कर रहे थे कि वो किसी चीप प्रोडक्ट की वजह से मरी है। अब 5वां टारगेट बाकी था, मैक आर्थर। वो आम इंसान नहीं था, उसके ख्वाब भी अलग थे। उसने अपना स्पेस कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ था और वो खुद चांद पर जाना चाहता था। बैकेट एक दिन उसके एम्प्लॉय के बहाने उसके करीब पहुंचता है और चुपके से उसकी कॉफी में पॉइजन मिला देता है, लेकिन इस पॉइजन का इफेक्ट फौरन नहीं होना था। कुछ देर बाद मैक आर्थर अपने प्राइवेट फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भर रहा होता है। तभी पॉइजन असर दिखाना शुरू करता है, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो भी मर जाता है। हर मर्डर के बाद बैकेट पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा था, क्योंकि वो कभी कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ता था, ना फिंगरप्रिंट्स, ना विटनेसेस, ना शक। 5 लोगों को मारने के बाद अब सिर्फ 2 लोग बाकी थे, उसके ग्रैंडपा और उसके अंकल वॉरेन। वही अंकल जिन्होंने उसे जिंदगी में पहली बार अपना समझा था, जिन्होंने उसे सहारा दिया, जॉब दी, रिस्पेक्ट दी और बाप की कमी पूरी की। इसीलिए बैकेट फैसला कर लेता है कि वो अपने अंकल को कभी नहीं मारेगा। अब बैकेट के पास सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, लग्जरी लाइफ, और अब रूथ भी उसकी होने वाली थी। उसे लग रहा था कि फाइनली उसकी लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन किस्मत का शायद कुछ और ही प्लान था। प्रॉब्लम्स दोबारा वापस आने वाली थी। FBI ने अब सारे केसेस दोबारा ओपन कर दिए थे, क्योंकि स्टीफन की डेथ के दौरान बैकेट से एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब FBI ने उससे पूछा कि स्टीफन की मौत के वक्त वो कहाँ था, तो बैकेट ने कहा, मैं हॉट डॉग खा रहा था, और प्रूफ के तौर पर उसने अपने एम्प्लॉय की CCTV फुटेज भी दिखा दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फुटेज में चेहरा साफ नजर आ रहा था, और यही चीज FBI के शक को और बढ़ा देती है। अब बैकेट मुसलसल सर्विलेंस में था, उसके पीछे एजेंट्स लगा दिए गए थे। दूसरी तरफ वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उसके अंकल वॉरेन की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें हार्ट अटैक आया।
काफी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन हैरत की बात, उनकी अपनी फैमिली से कोई एक शख्स भी उनकी केयर करने नहीं आया, सिर्फ बैकेट था। वो दिन रात उनके साथ खड़ा रहा और यही वजह थी कि वॉरेन उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्होंने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी बैकेट के नाम कर दी, लेकिन फिर एक दिन वॉरेन की भी मौत हो गई और इस बार बैकेट वाकई अंदर से टूट गया, क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसे कभी रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिंदगी रुकने वाली नहीं थी। कुछ वक्त बाद बैकेट और रूथ की एंगेजमेंट का दिन आ गया, लेकिन अजीब कॉन्सिडेंस देखो, उसी दिन उसे अपने ग्रैंडफादर की तरफ से इनविटेशन भी आ जाता है। कई साल बाद फाइनली रेडफेलो फैमिली का सबसे बड़ा आदमी उसे बुलाना चाहता था। बैकेट कंफ्यूजन में पड़ जाता है, एक तरफ एंगेजमेंट, दूसरी तरफ वो फैमिली जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। फाइनली वो रूथ को पूरी सच्चाई बता देता है कि वो रेडफेलो फैमिली का पार्ट है और उसके ग्रैंडफादर ने उसे बुलाया है। रूथ खामोशी से उसकी बात सुनती है, फिर कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन एंगेजमेंट से पहले वापस जरूर आ जाना। बैकेट उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, अचानक जूलिया दोबारा उसके सामने आ जाती है और इस बार उसके हाथ में कुछ फोटोज थी, ऐसी फोटोज जो बैकेट की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती थी। वो फोटोज एक्चुअली उसके हर मर्डर के एविडेंस थे। जूलिया ठंडी आवाज में कहती है, मेरी एक गवाही तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। फिर वो टाइलर का जिक्र करती है, मैं जानती हूँ टाइलर बहुत अच्छा स्विमर था, फिर वो डूबकर कैसे मर गया। और ये सुनकर पहली बार बैकेट को एहसास होता है कि अब खेल उसके कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। ये सुनते ही बैकेट के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जूलिया अब सिर्फ शक नहीं कर रही थी, उसे सब कुछ पता चल चुका था। वो बैकेट के करीब आती है और धीरे से कहती है, जिस दिन स्टीफन मरा था उस दिन तुम हॉट डॉग खा रहे थे, है ना? ये सुनते ही बैकेट के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि जूलिया अब सिर्फ गेम नहीं खेल रही थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। फिर वो अपनी असल डिमांड बताती है, मेरे हस्बैंड आज भी डिप्रेशन में अपने ऑफिस में बैठे हैं, उसे $3 लाख चाहिए, अभी जाओ चेक साइन करो और उसे देकर आओ, वरना मैं सब कुछ FBI को बता दूंगी। बैकेट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले कि जूलिया पुलिस तक पहुंचे, वो फौरन उसके हस्बैंड के ऑफिस जाता है और उसे सारे पैसे दे देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद वो पहली बार अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाता है। जैसे ही बैकेट अपने ग्रैंडपा को सामने देखता है, वो अंदर से इमोशनल हो जाता है। फाइनली ये वो शख्स था जिसकी अप्रूवल के लिए उसकी माँ ने पूरी जिंदगी तड़प कर गुजार दी। लेकिन उसके ग्रैंडपा किसी इमोशनल बात के मूड में नहीं थे, वो सीधा असल बात पर आते हैं। वो बैकेट को गौर से देखते हुए पूछते हैं, इतनी जल्दी तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? फाइनेंस में इतना ऊपर कैसे पहुंच गए? इतना बड़ा घर, इतनी लग्जरी, आखिर करते क्या हो आजकल? फिर अचानक वो खामोशी से उसकी आंखों में देखकर बोलता है, चलो सच बताओ, तुमने सबको कैसे मारा? ये सुनते ही बैकेट एक बार फिर हिल जाता है। वो खामोश रहता है तो ग्रैंडपा खुद बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, मैरी मेरी सबसे प्यारी बेटी थी और मुझे उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसने जो किया, उसने मेरा सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। फिर वो आहिस्ता से कहते हैं, मैं कभी तुमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आज जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया। देखो, आज मेरे आसपास कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम हो। और फिर उसकी आवाज बदल जाती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुमने ही सबको मुझसे दूर कर दिया, पहले मैरी और अब पूरी फैमिली। ये कहते हुए ग्रैंडपा एक एंटीक गन निकालते हैं और सीधा बैकेट के हाथ में दे देते हैं। फिर कहते हैं, खत्म कर दो मुझे। बैकेट गन तो पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा को मार नहीं सकता था। वो गन नीचे रख देता है, लेकिन अगले ही मोमेंट ग्रैंडपा वो गन वापस उठा लेते हैं और उसी पर फायर करने की कोशिश करते हैं। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। बैकेट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन ग्रैंडपा उसके पीछे गोलियां चलाते हुए आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते बैकेट एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक बो एंड एरो नजर आता है। वो फौरन उसे उठाता है, तीर चलाता है। पहले तीर मिस हो जाता है। ग्रैंडपा मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। घबराहट में बैकेट दूसरा तीर उठाता है और इस बार तीर सीधा ग्रैंडपा के सीने में जा लगता है। कुछ ही लम्हों बाद उसके ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। ये पहली बार था जब कत्ल करते हुए बैकेट के हाथ कांपे थे, क्योंकि ये मर्डर वो करना नहीं चाहता था और अब जो कुछ हुआ था उसके बाद बच निकलना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। इतनी मेहनत, इतने मर्डर्स, इतने सालों का खेल सब खत्म होता नजर आ रहा था। बैकेट वहीं बैठकर रोने लगता है और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ जिंदगी एक बार फिर उसका साथ देती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि उसने अपने ग्रैंडपा को सेल्फ डिफेंस में मारा था और इसी वजह से उसे कोई सजा नहीं मिलती। जब वो घर वापस आता है तो रूथ बहुत गुस्से में थी, क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट थी और बैकेट उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन बैकेट सारी बातें छुपा लेता है और सिर्फ ये बताता है कि उसके ग्रैंडपा मर गए हैं। ये सुनकर रूथ नरम पड़ जाती है
और उसे माफ कर देती है। इसके बाद बेकेट की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके पास रेडफेलो फैमिली की सारी दौलत आ चुकी थी, वही दौलत जिसे उसकी माँ ने कभी छोड़ दिया था। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, पावर, लग्जरी और बेहिसाब पैसा। लेकिन एक शख्स खुश नहीं था, रूथ। वो इस दुनिया में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे ये फेक लेविश लाइफ पसंद नहीं थी, इसीलिए तो उसने नोवा को छोड़कर बेकेट को चुना था, क्योंकि उसे लगा था कि बेकेट बाकी अमीरों जैसा नहीं है। लेकिन अब बेकेट खुद उसी दुनिया का पार्ट बन चुका था। फिर अचानक एक पार्टी के दौरान FBI एजेंट्स खामोशी से वहां पहुंचते हैं और बेकेट को अरेस्ट कर लेते हैं। बेकेट घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उससे किस मर्डर में गलती हुई। लेकिन फिर FBI उसे बताती है कि उसे रेडफेलो मर्डर्स के लिए नहीं, बल्कि जूलिया के हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सुनकर बेकेट अंदर से टूट जाता है, क्योंकि आयरनी देखो, जो मर्डर्स उसने वाकई किए थे उनमें वो कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन जिस क्राइम का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था उसमें वो गिरफ्तार हो गया। जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां असल मास्टरमाइंड सामने आती है, जूलिया। असल में जूलिया ने ही अपने हस्बैंड के सुसाइड केस को मर्डर केस बना दिया था और पूरा इल्जाम बेकेट पर डाल दिया। वो कोर्ट में कहती है बेकेट मुझे पाना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। ये सब सुनकर रूथ भी बेकेट को छोड़कर चली जाती है और इस बार बेकेट कुछ भी नहीं कर पाता। फांसी से कुछ देर पहले जूलिया उससे आखिरी बार मिलने आती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मौत को जिंदगी में बदल सकती हूँ। फिर वो असल सच बताती है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड की थी और सुसाइड नोट उसके पास मौजूद था, लेकिन इसके बदले उसकी एक शर्त थी, अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। बेकेट जानता था कि जूलिया एक बार फिर उसे धोखा दे सकती है, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वैसे भी अगर वो मर जाता तो दौलत उसके किसी काम ना आती, इसलिए वो मजबूरन जूलिया पर ट्रस्ट करने का फैसला कर लेता है। और अब वो जेल में बैठा यही पूरी कहानी उस प्रीस्ट को सुना रहा था। वो धीरे से कहता है मुझे नहीं पता जूलिया मेरी जान बचाएगी या नहीं, लेकिन मैंने जो कुछ किया सब आपको बता दिया। उसी वक्त पुलिस वाले अंदर आते हैं। बेकेट को लगता है अब उसे मौत की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर कहानी में आखिरी ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जूलिया ने उसे धोखा नहीं दिया, उसने सुसाइड नोट पुलिस को दे दिया था और बेकेट की जान बच गई थी। जब बेकेट जेल से बाहर निकलता है तो बाहर रूथ उसका इंतजार कर रही होती है। वो खामोशी से उसका लॉकेट वापस देती है और बगैर कुछ कहे वहां से चली जाती है। बेकेट समझ जाता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वो शख्स खो दिया जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। अब उसके पास दौलत थी, बचपन का क्रश भी, लेकिन सुकून नहीं था। और आखिरी बार उसे उस प्रीस्ट की बात याद आती है। प्रीस्ट सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनके लिए वो कन्फेशन सिर्फ बेकेट और खुदा के दरमियान एक राज था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है, एक ऐसे इंसान की कहानी पर जिसने पूरी दुनिया तो जीत ली, लेकिन खुद को हमेशा के लिए हार गया। फिल्म हाउ टू मेक अ किलिंग एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जिसने ऑडियंस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को इसकी क्रेजी इनहेरिटेंस स्टोरी, स्टाइलिश मर्डर्स और डार्क ह्यूमर काफी एंटरटेनिंग लगे, जबकि कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग फिल्म अपनी टोन को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाई। IMDb पर फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली, जबकि रोटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स की तरफ से ऑलमोस्ट 44 to 47% अप्रूवल रेटिंग दी गई। दूसरी तरफ ऑडियंस स्कोर काफी बेहतर रहा और व्यूवर्स ने इसे ज्यादा एंजॉय किया। सबसे ज्यादा प्रेज मिली ग्लेन पावेल की परफॉर्मेंस को, जिसने बेकेट रेडफेलो के कैरेक्टर में चार्म, कॉन्फिडेंस और मैडनेस तीनों को मिक्स किया। लोग कहते हैं कि वो स्क्रीन पर आते ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है। खास तौर पर उसका काम किलर एटीट्यूड और रिच लाइफस्टाइल की ऑब्सेशन ऑडियंस को काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसी तरह मार्गरेट क्वाले ने जूलिया के मैनिपुलेटिव कैरेक्टर में जबरदस्त एनर्जी ऐड की। बहुत से व्यूवर्स के अकॉर्डिंग जब भी जूलिया सीन में एंटर करती थी मूवी और इंटेंस हो जाती थी, जबकि जेसिका हेनविक की रूथ वाली परफॉर्मेंस को इमोशनल हार्ट कहा गया, क्योंकि वो मूवी में ह्यूमैनिटी और सॉफ्टनेस लेकर आती है। क्रिटिक्स को मूवी का ईट द रिच कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा, जहां एक पुअर लड़का अपनी बिलियनियर फैमिली से रिवेंज लेने के लिए मर्डर तक चला जाता है। मूवी ग्रीड, पावर और इनहेरिटेंस ऑब्सेशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कुछ लोगों ने इसको मॉडर्न वर्जन ऑफ काइंड हार्ट्स एंड कॉरोनेट्स भी कहा, लेकिन जहां फिल्म का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था, वहीं कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग एक्सिक्यूशन वीक रहा। कई रिव्यूज में कहा गया कि मूवी पहले हाफ में डार्क कॉमेडी बनने की कोशिश करती है, लेकिन सेकंड हाफ में सीरियस थ्रिलर बन जाती है, जिसकी वजह से टोन अनइवन महसूस होती है। कुछ मर्डर स्मार्ट थे, लेकिन कुछ सीन्स ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। कुछ व्यूवर्स को पेसिंग इशू भी फील हुआ, स्पेशली मिडिल पोर्शन में, जहां स्टोरी थोड़ी रेपिटेटिव लगने लगती है। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म एंटरटेनिंग तो है, लेकिन ज्यादा मेमोरेबल नहीं।
ऑडियंस रिव्यूज ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहे। बहुत से व्यूवर्स ने एंडिंग को स्मार्ट और बिटर स्वीट कहा। कुछ लोगों ने कहा कि मूवी फन वॉच है, स्पेशली अगर आप डार्क ह्यूमर और रिच फैमिली क्राइम स्टोरीज पसंद करते हैं। लेकिन कुछ व्यूवर्स डिसअपॉइंटेड भी हुए क्योंकि ट्रेलर्स ने मूवी को जितना इंटेंस दिखाया था, एक्चुअल फिल्म इतनी शॉकिंग नहीं निकली। ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अगर आपको स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं, डार्क कॉमेडी वाइब अच्छी लगती है और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स देखना पसंद है, तो हाउ टू मेक अ किलिंग आपको एंटरटेन कर सकती है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमली डीप स्टोरी टेलिंग या माइंड ब्लोइंग सस्पेंस एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद ये मूवी इतना इम्पैक्ट ना छोड़ पाए। तो ये थी स्टोरी हाउ टू मेक अ किलिंग की, एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान ने अपनी खोई हुई जिंदगी वापस हासिल करने के लिए हर हद क्रॉस कर दी। बैकेट को आखिर में दौलत तो मिल गई, उसका बचपन का प्यार भी वापस आ गया, लेकिन वो एक चीज हमेशा के लिए खो बैठा, सच्चा सुकून। और शायद यही इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज भी था कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है और समटाइम्स वो कीमत इंसान अपनी रूह से अदा करता है। वैसे आप क्या करते अगर आप बैकेट की जगह होते? क्या आप भी इनहेरिटेंस के लिए इतना एक्सट्रीम स्टेप लेते या फिर सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करते?